हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। आज 18 सितंबर है और 18 सितंबर का जो दिवस है उसे हम वर्ल्ड बॉम्बू डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व बांस दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत 2009 में थाईलैंड से हुई थी। वर्ल्ड बॉम्बू ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू बी ओ ने इसकी शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य बांस के संरक्षण, सतत उपयोग, उसकी उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी बहुउपयोगिता जैसे निर्माण काम में, कागज़ में, फर्नीचर में, ऊर्जा में और पर्यावरण संरक्षण में इसका बहुउपयोग होता है। भारत में अगर बात करें तो दुनिया के बड़े बांस उत्पादक देशों में से भारत एक है। पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत में बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा अगर इसके पर्यावरणीय दृष्टिकोण की बात करें तो बांस तेज़ी से बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और पर्यावरण संरक्षण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए करंट अफेयर्स को आज के डिस्कस करते हैं। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में किस नए प्लांट की आधारशिला रखी गई? तो ये बायोएथेनॉल प्लांट या पॉलीप्रोपिलीन प्लांट, सीमेंट प्लांट या स्टील प्लांट? आपका आंसर है, जो आधारशिला रखी गई है वो पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की, और उद्घाटन किया गया है बायोएथेनॉल प्लांट का सेम डे 14 सितंबर को। तो यानी कि जो 7,230 करोड़ रुपए 7,230 करोड़ रुपए की लागत से पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की आधारशिला रखी गई। इससे पेट्रोकेमिकल सेक्टर को बल मिलेगा। और कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भारत की पहली बांस आधारित बायोएथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, असम में। ये उत्पादन शुरू हो चुका है। इसकी आधारशिला 9 फरवरी 2019 को रखी गई थी। और अब जो दूसरा प्लांट बनाया जा रहा है उसकी आधारशिला सेम डे यानी कि 14 सितंबर को रखी गई, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। होगा क्या? जो बायोएथेनॉल प्लांट है इसका उद्घाटन हुआ। इसका उद्देश्य है हरित ऊर्जा उत्पादन, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और जीवाश्म ईंधन, इन सब पर निर्भरता को कम करना। अगर बात करें तो ये बॉम्बो बेस्ड 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन और पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की आधारशिला दोनों 14 सितंबर को रखी गई। बॉम्बो बेस्ड रिफाइनरी की जो आधारशिला थी वो पहले ही 9 फरवरी 2019 को रखी जा चुकी थी और अब इसने काम करना शुरू कर दिया है। दोनों प्रोजेक्ट एक ही जगह पे हैं, नुमालीगढ़, आसाम में। और फ़र्क ये है कि पहला बांस से एथेनॉल बनाने वाला बायोफ्यूल प्लांट है और दूसरा जो है वो पेट्रोकेमिकल आधारित पॉलीप्रोपिलीन प्लांट है। दोनों में डिफरेंस समझना है। तीसरा प्रश्न है आज का कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र ये किससे संबंधित है? तैयारी, रक्षा तैयारी स्वदेशीकरण से, कृषि सुधार से, शिक्षा नीति से या स्वास्थ्य नीति से? जो इसका आंसर होगा वो रक्षा तैयारी और स्वदेशीकरण से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र की रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य है वो भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता, तकनीकी आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये एक रोड मैप तैयार किया गया है। भारत के सारनाथ को किस सूची में नामांकित किया गया है? तो यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अमूर्त का मतलब जो भारत से शामिल किया गया है, जिसमें योग है, कुंभ का मेला है, इन सबको, ये अमूर्त है जिसको आप टच नहीं कर सकते। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, इसमें सारनाथ को शामिल किया गया है। भगवान बुद्ध का ये जो है वो स्थान है जहाँ पे पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था, पहले उपदेश से जुड़ा हुआ है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसको नामांकित किया गया, उस लिस्ट में इसको नामांकित किया गया है 2025-26 चक्र के लिए। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित हो रहा है? तो ये प्रधानमंत्री के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए सेवा पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की 75वीं जयंती पर सेवा पर्व और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये गांधी जयंती तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण और कल्याणकारी योजनाएं शामिल रहेंगी। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके द्वारा ये
जो स्कीम है, नेशनल पॉलिसी है, इसको शुरू किया गया है। यानी कि पहला नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ मिश्रण में शामिल करने की जो पहल है उसको इस मिनिस्ट्री के द्वारा, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि भारत के नेट जीरो लक्ष्य, जो हमने उत्सर्जन का नेट जीरो का लक्ष्य लिया हुआ है, उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए उसे अचीव करना है। अब आइए, कल हमने 5 क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित डिस्कस किया था। उसके आगे PYQ में प्रीवियस ईयर पूछे गए इसी टॉपिक यानी राष्ट्रपति टॉपिक से क्वेश्चंस को देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाते हैं? जब संसद का कार्यकाल समाप्त हो, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर असहमत हों, जब प्रधानमंत्री सिफारिश करें, जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों। तो आपका आंसर क्या होगा कि जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक पर असहमत हों। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है और ये 3 स्थिति में बुलाया जा सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक पर सहमति नहीं बना पाते तो उसी स्थिति में, यानी एक सदन विधेयक पारित करे, दूसरा अस्वीकार कर दे, या दूसरा वाला सदन संशोधन करे और दूसरा स्वीकार न करे, एक सदन विधेयक को रोके रखे। तो यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उन्हीं के द्वारा इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ये संपन्न होता है। और संयुक्त अधिवेशन में ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा की ही जीत होती है क्योंकि उनकी संख्या 543 है, राज्यसभा की संख्या 245 है। तो वैसे में जीत जो है वो लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में हो जाती है। राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को नामित करते हैं? लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 12, राज्यसभा में 2, लोकसभा में 4, राज्यसभा में 10 या केवल राज्यसभा में 10। आपका आंसर होगा 2, यानी ए वाला 2 और 12। लेकिन अब इसमें क्या किया गया, 104 नंबर के संशोधन के द्वारा 2020 में ये जो एंग्लो इंडियन का लोकसभा में नामित किए जाने वाले सदस्यों का प्रावधान था, इसको हटा दिया गया है। राज्यसभा में अब साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े 12 लोगों को नामित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च सदन में यानी राज्यसभा में विशिष्ट जो प्रतिभा है उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, उनकी उपस्थिति वहाँ सुनिश्चित हो। बाकी राज्यसभा से अब चूँकि एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधित्व था नहीं, इसलिए गैर जरूरी हो गया था। संविधान में प्रावधान भी था कुछ समय के बाद समाप्त करने का, तब इसको एक्सटेंशन आगे करके समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। पहला ही आंसर हो जाएगा। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है 5 लाख रुपया प्रति माह है। राष्ट्रपति के वेतन को उसके कार्यकाल के समय में घटाया नहीं जा सकता किसी भी स्थिति में, वो चाहे वित्तीय आपातकाल ही क्यों ना हो। ये व्यवस्था राष्ट्रपति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता ये सुनिश्चित करती है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो केवल और केवल एक ही आधार है, संविधान का अतिक्रमण। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के द्वारा 61 में इसका प्रावधान दिया गया है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से होती है ये प्रक्रिया। और पहले एक सदन प्रस्ताव लाता है, जांच के बाद दूसरा सदन फिर पारित करता है। ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि राष्ट्रपति की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे, इसलिए ये प्रावधान असाधारण परिस्थितियों में ही लागू हो। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 65 में दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, इस्तीफा दे दे या विदेश यात्रा जैसी अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कार्यभार संभालते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति पद कभी भी रिक्त ना रहे और संवैधानिक जो भी काम है उनकी निरंतरता बनी रहे।